स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे। मैं अपने चैनल पे अपने द्वारा लिखी हुई हिंदी फैन फिक्शन खुद एक्सप्लेन करती हूँ, बहुत मेहनत करती हूँ। अगर आपको मेरी मेहनत और मेरे फैन फिक्शन अच्छे लगते हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर नहीं करा है। और जो हर बार की तरह वापस आए हैं, वेलकम बैक गाइस। आप लोग मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, करेंगे ना? एंड हाँ, वो लोग जो लोग मुझे रोज़ इतने प्यारे प्यारे से कमेंट करते हैं, इतना प्यार करते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं, उन्हें थैंक यू सो मच कमेंट करने के लिए। चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था वांग जी और लैन क्लैन को पता चलता है कि विंग की डेथ हो गई है, और वहीं दूसरी तरफ विंग की डेथ के बाद लैन कुलैन डिसाइड करते हैं कि वो उस रात के बारे में अच्छे से सब कुछ पता करेंगे, क्योंकि अब उन्हें चीज़ें कुछ गड़बड़ लग रही हैं। चलिए अब वापस स्टोरी पे आते हैं, जहाँ एक तरफ लैन क्लैन में ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ विंग का भी हाल बेहाल है। आज का पूरा दिन विंग के लिए बहुत टफ था। आज पूरा दिन विंग के दिमाग में वांग जी की बातें घूम रही हैं। कहीं ना कहीं वांग जी उसे बहुत प्यार करता था, उसकी बहुत केयर करता था, उसको बहुत ज़्यादा पैम्पर करता था। वो चीज़ें भी कहीं ना कहीं विंग को याद आती हैं। हाँ, वो पेन जो ब्रॉथल में उसने सहा, जो उसने उस रात में उस लैन क्लैन से निकलते समय सहा, वो चीज़ भी उसे बहुत दर्द देती है। लेकिन वांग जी का वो प्यार भी उसे याद आता है। यही कारण है आज वो बहुत ज़्यादा परेशान है। कल जब उसे पता चला था कि वांग जी एक डीप स्लीप में है, तो वो उसे ना अपना सच ना बताने के उसने जो किया था वो बातें भी उसे परेशान कर रही हैं। आज उसे लग रहा है कि क्या वो सही कर रहा है, क्या वो जो उसके साथ हुआ उसके इस तरीके से बदला लेना सही है। लेकिन क्या फ़ायदा, अगर वांग जी इस दुनिया में नहीं रहा तो वो उसे क्या खुशी मिलेगी। क्या वांग जी की गलती के लिए उसे इस तरीके से मार देना, यानी उसे कर्ज के लिए सच सबके सामने ना बताना, क्या सही होगा? विंग इन्हीं बातों में कहीं ना कहीं गुम था। तभी अचानक से उसे होश में लेकर आती है लान शिचैन की आवाज़, जो शिचैन उसके पास उसके लिए खाना लेकर आए हैं। आज विंग ने ब्रेकफास्ट भी लाइट किया, डिनर भी लाइट करा, और शिचैन खुद बिजी थे, अपने भाई के कारण परेशान थे, तो वो उसके पास आ नहीं पाए। लेकिन अब डिनर से पहले यानी इवनिंग टाइम हो रहा है, इवनिंग के स्नैक्स लेके उसके पास आते हैं। उसे पूछते हैं कि क्या हुआ उसे, आज उसने कुछ ठीक से नहीं खाया। आज विंग शिचैन के चेहरे पे एक अलग एक्सप्रेशन देख रहा है, हमेशा मुस्कुराने वाले चेहरे पे हमेशा एक स्माइलिंग और अपने चारों तरफ इतना प्यारा सा कामिंग सा वो एक तरह इतना ऑरा रखने वाले शिचैन का उसके आज कुछ परेशान से लग रहे हैं। इन आँखों में साफ दिख रहा है कि ये रोई हैं, रात में शायद सो नहीं पाई हैं, इसी कारण थोड़ी सूजी सूजी सी लग रही हैं। शिचैन शायद वांग जी के लिए परेशान है, ये चीज़ विंग को भी महसूस हो रही है। परेशान तो वो भी वांग जी के लिए बहुत है मन में, चाहे वो कितना दिखाए कि वो वांग जी से नफरत करने लगा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका दिल वांग जी को अभी भी प्यार करता है, जिसकी इस चीज़ के लिए उसे कभी कभी अपने पर गुस्सा भी बहुत आता है। लेकिन वो कोई एक तरीके से ऐसा इंसान तो नहीं है जो किसी के साथ गलत होते हुए चुपचाप से सह ले, देख ले, चाहे वो उसका दुश्मन क्यों ना हो। इसी कारण वो भी परेशान है। लेकिन शिचैन को अब परेशानी उसे और परेशान कर रही है। वो प्यार से अपने उस ट्रे से जो शिचैन उसके लिए कुछ वेजिटेबल्स भी कट करके फ्रूट्स भी कट करके लाए हैं, उन फ्रूट्स में से एक पीस उठा के शिचैन के फेस के पास लाके प्यार से बोलता है, शिचैन का आपने भी तो आज अच्छे से ब्रेकफास्ट नहीं करा, लंच में भी आप वहाँ नहीं थे, चलिए आप भी मेरे साथ कुछ खा लीजिए। शिचैन प्यार से वो अपने मुंह माउथ में लेके हल्के से च्यू करते हुए आराम से उसे पहले अच्छे से खाता है, और फिर बोलते हैं, तुम क्यों परेशान हो आज, क्या हुआ है तुम्हें? कहीं कोई बात है क्या जो तुम मुझे बताना चाह रहे हो? इस बात पे विंग कुछ बोलने ही वाला था, शायद विंग अभी बताने ही वाला था कि वो भी विशान है, वो ही है जिसे शिचैन का ढूंढ रहे हैं। लेकिन उससे पहले पीछे से एक पर्सन आता है खुशी और एक्साइटमेंट में। ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि नी हुसैन है। नी हुसैन खुशी और एक्साइटमेंट में यहाँ आते हैं, और तुरंत आके ही शिचैन का करते हुए वहाँ शिचैन का के बिल्कुल पास बैठ जाते हैं। शिचैन का अब स्माइल करते हैं, नी हुसैन की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, क्या हुआ हुसैन, क्यों ढूंढ रहे हो मुझे? शिचैन का आपको पता है आपका भाई ठीक हो गया, अभी अभी हमारे उस गुप्त सूचक ने बताया है कि आपके ब्रदर को होश आ गया है, लानवांग जी को होश आ गया है। अच्छा, ये बात सुनने के बाद शिचैन का बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, क्या वांग जी को होश आ गया? लेकिन कैसे, क्या उसका ओमेगा मिल गया? पता नहीं कैसे, लेकिन होश आ गया है, शायद उनके ओमेगा ही मिल गए होंगे। ये बात सुनने के बाद वहीं सामने बैठे विंग को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। क्या क्या
वांगजी का कोई और ओमेगा था? क्या वो फालतू में ही परेशान हो रहा था? क्या सचमुच में वांगजी को उसकी ज़रूरत ही नहीं थी? क्या वांगजी ने किसी और ओमेगा से शादी कर ली है, या किसी और ओमेगा को अपना ओमेगा बना लिया है? ये बातें अब विंग को और ज़्यादा पेनफुल एक्सपीरियंस करवा रही हैं। वो ना चाहते हुए भी अब अपनी आंखों पे कंट्रोल नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने रहे। वो आंसू जो कहीं ना कहीं वो सबसे छुपाना चाहता था, लेकिन अब उसके दिल में एक बहुत ज़्यादा शार्प पेन हो रहा है, यही सोच के कि कौन है वो ओमेगा जो वांगजी के क्लोज है। कौन है वो ओमेगा जिसके कारण वांगजी को होश आ गया, बिना सच जाने कि वो ओमेगा कोई और नहीं बल्कि उसी का ओमेगा जो उसकी डीप स्लीप में उसके मतलब एक तरीके से बेहोशी वाले दिमाग में जब वो था तो उसको खुद लैंडक्लाइन ले गया था। कहीं ना कहीं वांगजी को ठीक करने वाला वो ही था, उसे पता ही नहीं, बल्कि वो तो खुद पे ही जेलस फील करते हुए, खुद को ही कर्ज करते हुए कि वो किसी और मतलब एक तरीके से कोई और है जो अब वांगजी का ओमेगा बन गया है, ये सोचते हुए वहाँ से बिना किसी शिचैन और हुसैन से मिले अपने रूम में चला जाता है। अपने रूम में आके वो बेड पे लेट जाता है और रोना शुरू कर देता है, जैसे उसके आंसू उसे लगातार ये महसूस करवा रहे हैं कि वो अभी तक वांगजी को प्यार करता है। उससे दूर होके इतना सब सह के भी वो वांगजी को प्यार करना नहीं रोक पाया। वांगजी ने उसे रिजेक्ट कर दिया, लेकिन उसने तो वांगजी को रिजेक्ट नहीं किया था। यही कारण है कि आज भी फिर से रो रहा है बिना सच जाने, बल्कि यही सोचे कि शायद अब मिंग्याओ से वांगजी ने शादी कर ली है, चाहे मिंग्याओ उसका नया ओमेगा बन गया है। ये बातें सोचते ही विंग को बहुत हर्ट हो रहा है और आज विंग की तबीयत फिर से बिगड़ रही है। आज विंग को फिर से अनईजी सा फील हो रहा है, उसे सांसें लेने में दिक्कत हो रही है, उसे एक घबराहट सी हो रही है। ये दर्द, ये पेन जो इस समय विंग को हो रहा है, ये कहीं ना कहीं वांगजी का अल्फा भी महसूस कर रहा है। वहीं वांगजी जो अपने घुटनों पर बैठा था, सडनली इस पेन और इस दर्द को जब महसूस करता है तो वो घबरा जाता है। अगर उसका विंग इस दुनिया में नहीं है तो ये पेन कैसा है, ये दर्द कैसा है? क्या उसका विंग जिंदा है? क्या उसका विंग जिंदा है? ये छोटी सी होप कहीं ना कहीं वांगजी को उधर महसूस हो रही है, उस बड़े से हॉल में जहाँ पे वो इस समय घुटनों के बल बैठा है। उसे पनिशमेंट मिल रही है, उसकी पीठ पे खून है, उससे उठा तक नहीं जा रहा, उसकी बॉडी बेहोश हो की हालत में है। शायद कुछ पल में वो बेहोश भी होने वाला है, क्योंकि उसकी बॉडी से बहुत ज़्यादा खून निकल चुका है। इस हालत में भी इस पेन को, जो वो विंग का पेन महसूस कर रहा है, जो इस समय विंग की मतलब जो अनईजी सा महसूस हो रहा है, उस पेन को जो वो महसूस कर रहा है, कहीं ना कहीं उसे बहुत खुशी मिल रही है। वो अपनी पीठ के इस पेन को, अपनी इन चोटों को, इन घावों को जैसे कहीं भूल ही गया है। एक चेहरे पे एक स्माइल है। वहीं सामने खड़े सब लोग वांगजी को ऐसे स्माइल करता देख कर अपने में ही शौक है। क्या हो गया है वांगजी को? पहले तो ये पनिशमेंट ले रहे हैं और अब स्माइल भी कर रहे हैं। वो यही सोच रहे थे, पर अचानक से वांगजी अब अपने कॉन्शियस खो के धड़ाम करके फ्लोर पे गिर जाता है, जिसकी तरफ जिंगी, शिजोई और लान कुरैन दौड़ते हुए पहुंचते हैं। उसे तुरंत हीलर रूम में पहुंचाया जाता है। जानते हैं ऐसा वांगजी के साथ क्या हुआ, क्यों वांगजी ये पनिशमेंट ले रहा था? चलिए अब वापस आते हैं कल जहाँ पाठ छोड़ा था वहीं पर, जब शुयांग को सिर्फ सवाल पूछा गया था। शुयांग कुछ बोल नहीं पा रहा है। इस चीज़ से लान कुरैन को और गुस्सा आता है और वो गुस्से में चीखते बोलते हैं, क्या हुआ शुयांग? तुम तो उस दिन सच बोल रहे थे ना, तो क्यों नहीं बोल रहे हो उस दिन वाली बात? सच सबके सामने बताओ। अब शुयांग कुछ बोल नहीं पाता तो घबरा कर अब सच बोलना ही शुरू कर देता है। मैंने झूठ बोला था, मैंने विवुशान को फंसाने के लिए झूठ बोला था। विवुशान ने मुझे उसके कमरे में नहीं बुलाया था, बल्कि मैं ही ज़बरदस्ती जिनशी पहुंच गया था। जब वो अकेला जिनशी में था, उसने मुझे रोकने की भी कोशिश की थी। उसने मुझे धमकाया भी था कि वांगजी मुझे पे गुस्सा होगा, लेकिन मैंने उस समय अपने ही अकड़ में था। मुझे विवुशान को पाने की जिद थी। विवुशान की ब्यूटी मुझे हमेशा से उसकी तरफ अट्रैक्ट करती थी। ना चाहते हुए भी मेरे अंदर का अल्फा उस ओमेगा की स्मेल की तरफ बहुत अट्रैक्टेड फील करता था। मुझे बस एक बार विवुशान के साथ वो सब करना था। ये बोलते हुए उसके होठ थोड़े से कांपते भी हैं, क्योंकि उसे पता है कि वो क्या बोल रहा है। लैंड क्लैन की उस समय की लैंड फॉरेन पे उसकी गंदी नज़र थी।
जो बात वो सबके बीच में अब एक्सेप्ट कर रहा है। और ये बात सुनने के बाद वांग जी का खून तो बहुत बुरी तरह से खौल रहा है कि उसके पीछे उसके विंग जिनशी में ये ज़बरदस्ती घुसा था और उसकी विंग के साथ बदतमीजी करने की भी कोशिश की थी। शुयांग अपनी बात कंटिन्यू करते हुए बोलता है, लेकिन मैं विशान को टच भी नहीं कर पा रहा था। पता नहीं क्यों जब भी मैं विशान को छूने की कोशिश करता था तो कोई पावर थी जो मुझे उससे दूर धकेल देती थी। जब मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया और मैं विंग को टच नहीं कर पाया तो मैंने उसके ऊपर एक स्पेल डाल मतलब एक तरह से ब्लैक मैजिक का यूज़ करके उसे बेहोश कर दिया था, पर उसके बावजूद भी मैं उसे नहीं टच कर पा रहा था। और तब बोलकर वो 2 बार रुकता है, जिस बात पे कुरैन बोलते हैं, आगे बात पूरी करो। इस बात पे अब शुयांग मैडम लैन की तरफ और मिंग्याओ की तरफ देखता है, जिन दोनों के चेहरे पे इस समय बहुत पसीना है क्योंकि वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वो अपनी जगह से आगे आके कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। मैडम लैन बोलने की भी कोशिश कर रही थी थोड़ी देर पहले भी, तब भी उन्हें बिल्कुल बोलने से मना कर दिया। इसी कारण वो दोनों अब थर थर काँप रहे हैं क्योंकि शुयांग सच बोले ही जा रहा है। वो बोलता है, मैडम लैन और रॉयल ओमेगा मिंग्याओ उस समय रूम में आए थे और उन दोनों ने ही विंग को बेड पे लिटाया था। उसके कपड़े भी इन दोनों ने ही चेंज किए थे क्योंकि मैं विंग को टच भी नहीं कर सकता था। और उसके बाद मैडम लैन ने और मिंग्याओ ने मुझे उसके पास उसके बेड पे लेटने के लिए बोला। और जब वांग जी वहाँ आया तो सबके बीच में ऐसा ही प्रिटेंड किया कि मैं और वो एक दूसरे के साथ थे और वो दोनों ने हम दोनों को पकड़ लिया। विंग वुशान तब होश में नहीं था क्योंकि मैंने उसके ऊपर वो बेहोशी वाली दवाई छिड़की थी। इसी कारण वो होश में ना होने के कारण कुछ समझ नहीं पाया और सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा हम सोच रहे थे। विवुशान को लैंड से निकाल दिया गया। मैं यहाँ से बाहर निकल कर भी विवुशान को ढूंढने गया था, लेकिन वो मुझे तब भी नहीं मिला था। मेरी यही गलती है। मैं उस समय बहुत गुस्से में था। मेरा ईगो हर्ट हो गया था क्योंकि मैं उस इंसान को जो मेरी आंखों के सामने था उसे भी टच नहीं कर पा रहा था। कहीं ना कहीं विवुशान का बार बार मुझे रिजेक्ट करना, अपने आप को छूने ना देना मुझे बहुत ज़्यादा एक तरीके से गुस्सा दिला गया था और मैंने अपने गुस्से में और अपने लस्ट में ये सब कर दिया था। मैं गुनहगार हूँ। उस मासूम ओमेगा को फंसाने के पीछे मैं भी जिम्मेदार हूँ। मैंने ही अपनी मदर से उसे अपने पास लाने के कारण मैडम लैन से अपनी मदर को मिलवा के वो ब्लैक मैजिक स्पेल या एक तरीके से कह सकते हैं मैजिक बनवाया था, जिससे विवुशान के खिलाफ वांग जी नफरत करने लगे। ये बात सुनने के बाद अब वांग जी पहले जब शुयांग को गुस्से में देख रहा था, अब वो शॉकिंगली अपनी मदर को देख रहे हैं। अब उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हैं। एक तरीके से मैडम लैन ने उसी के हस्बैंड के खिलाफ या उसके ओमेगा के खिलाफ इतना सब कुछ प्लान किया और उसे पता भी नहीं चला। वो जानता था कि उसकी मदर विंग से गुस्सा है, विंग को शायद प्यार नहीं करती क्योंकि विंग चांसा सरन का बेटा है, लेकिन उसकी मदर विंग के लिए इतनी नफरत मन में रखती थी। उसे शक ही नहीं था, उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी मदर एक नफरत में भरी हुई औरत थी। वो तो अपनी मदर को बहुत प्यार करता था। उसकी लाइफ में तो 2 ही लोग थे जिसे वो दिल जान से प्यार करता था, उसकी मदर और उसका ओमेगा। पर उसकी मदर उसकी ये ओमेगा को इस तरीके से उसकी लाइफ से निकाल देना चाहती थी। उसे इस तरीके से ब्लैक मैजिक वाले स्पेल वाले पानी मतलब एक तरह से लिक्विड को पिलाती थी। ये चीज़ें सोच कर ही कहीं ना कहीं वांग जी के मन में इतने शार्प पेन होता है कि उसे यकीन नहीं होता अब वो क्या करे। वहीं दूसरी तरफ सारे लैंड क्लैन के लोग अब घूर घूर के मैडम लैन और मिंग्याओ की तरफ देखने लगते हैं। वहीं मैडम लैन जो जानती है कि अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है और वो सबके सामने उनका सच आ गया है, तो वो भी अपने घुटनों पे बैठ जाती हैं और सर नीचे जो करके अपनी गलतियां मानना शुरू कर देती हैं। कहीं ना कहीं विंग की यादें जो उसे हॉन्ट कर रही हैं, वो खुद भी उन चीज़ों से बाहर निकलना चाहती है। तो उसे मौका मिल रहा है तो उस पनिशमेंट लेने का, तो सोच रही है वो अपनी पनिशमेंट लेके शायद उसके अंदर का ये जो हल्का गिल्ट है उसे कम कर दे। वो यही सोच के सबके सामने एक्सेप्ट करती है कि वो ही थी इन सब के पीछे। उसने ही वांग जी के खाने में खाने और पानी में या टी में इस तरीके से वो चीज़ें मिलानी शुरू की थी। जब वो खुद गई थी शुयांग की मदर के पास और ये सब लेके आई थी। उसी के कारण वांग जी और विंग के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होनी शुरू हुई थी। उसने उस दिन रात में भी सब कुछ प्लान किया था, पर वो एक बार भी मिंग्याओ का नाम नहीं लेती। इनडायरेक्टली उसने अपने ऊपर ही सारी मिस्टेक ले ली।
उसने बोला कि उसने मिंग्याओ को उसका साथ देने के लिए बोला था, इसलिए मिंग्याओ ने उसका साथ दिया। आज भी वो मिंग्याओ को सेव कर देती है। कहीं ना कहीं वो मिंग्याओ को बहुत पसंद भी करती है और वो नहीं चाहती कि मिंग्याओ को पनिशमेंट ले, क्योंकि वो खुद को ही कल्प्रेट मानती है। वो बड़ी थी, उसे समझदारी से सब डिसीजन लेने थे, लेकिन वो ही तो थी जो नफरत में आके ये सब कर रही थी। इसलिए वो खुद पे ही सारे एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है और सबके बीच में बोलती है कि वो अपनी सारी गलतियाँ मानती हैं और वो उनकी पनिशमेंट के लिए भी एक्सेप्ट करती है। वहीं लान कुरैन ये सुन के पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं। वो ये सब जानने के बाद यकीन नहीं कर पाते कि वो कितने बड़े बेवकूफ़ थे। वो अपने आप को सबसे बड़ा बेवकूफ़ मानते हैं। वो तो विंग के साथ दे सकते थे ना, वो कैसे मैडम लैन की मीठी मीठी बातों में आ गए सबके बीच में। एक तरफ से मैडम लैन ने विंग को प्यार से एक्सेप्ट जो कर लिया था, वो उस सच को क्यों मान गए? उन्होंने क्यों नहीं सोचा कि कहीं ना कहीं मैडम लैन का इस तरह से विंग को एक बार में एक्सेप्ट कर लेना कहीं आगे जाके इन दोनों के लिए कितनी बड़ी मुसीबत बन सकती थी। आज लान कुरैन भी खुद को गिल्टी मान रहे हैं। वहीं इन सब बीच में अब लान कुरैन आगे आते हैं और बोलते हैं, मैं जो हो गया उसे वापस नहीं ला सकता। मैं अब विंग को यहाँ नहीं ला सकता। काश विंग जिंदा होता तो मैं आज सबके बीच में विंग से पहले माफ़ी मांगता। सबसे बड़ी गलती तो हमारी है, अपनी आंखों के सामने उसके साथ गलत होता रहा और मैं उसके लिए कुछ मतलब एक होता ना स्टैंड नहीं ले पाया, इसलिए मैं भी गुनहगार हूँ। यहाँ खड़ा हर इंसान विंग के साथ जो हुआ उसके लिए गुनहगार है। क्यों हम लोग उस रात में विंग के बारे में ना सोच पाए? क्यों हम में से किसी एक ने भी विंग का पॉइंट समझने की कोशिश नहीं करी? इसलिए गुनहगार तो हम सब हैं, लेकिन सबसे बड़े कल्प्रेट तो ये सब हैं और इनको इसकी सज़ा मिलेगी। शुयांग, हमने तुम्हें तुम्हारा क्लैन दिया था यही सोच के कि तुम अपने फादर जैसे नहीं हो, लेकिन तुमने जो उस मासूम उस भोले से ओमेगा के साथ किया, उसके लिए तुम्हारी पनिशमेंट जितनी दी जाए उतनी कम है। तुम कैसे किसी और के ओमेगा के ऊपर ऐसे गंदी नज़र रख सकते हो? इस तरीके से इन आयरन को यूज़ कर रहे थे। ये सब चीज़ जानने के बाद अब पारी है तुम्हारी सज़ा की। अब तुम्हारा क्लैन तुम्हारा नहीं रहेगा। लैन क्लैन पहले की तरह उस क्लैन को अपने अंडर में ले रहा है। 30 कोड़े मारे जाएंगे। ये कोड़े पहले की तरह ही लोहे के कीलों वाले कोड़े होंगे, जिसके बाद तुम्हें तुम्हारे उसी शू क्लैन के उस महल में जीवन भर तक नज़र बंद रखा जाएगा। तुम कहीं किसी और क्लैन में नहीं जा सकते। किसी और क्लैन से तुम्हारा कोई लेना और देना नहीं होगा। तुम अब उसी क्लैन के अंदर रहोगे। जो तुम्हारे मेहनत का कमाओगे वही खाओगे। ना ही कोई राजघाट मिलेगा, ना ही कोई सेक्ट लीडर वाली रिस्पेक्ट मिलेगी। यही तुम्हारी सज़ा है। वैसे तो मैं तुम्हें मौत की सज़ा देना चाहता था, लेकिन क्या करूं, तुमने झूठ बोला है और तुमने जो किया है उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारे सेक्ट ने भी तुम्हारा साथ दिया है, इसलिए तुम्हें मौत की सज़ा नहीं दे सकता मैं। ऊपर से तुम्हारी मदर, जिन्होंने हमारे सेक्ट लीडर को बचाया था, तुम्हारी मदर जो अब तक हमारे सेक्ट में आके हमारे सेक्ट की मदद करती थी, सिर्फ उन्हीं कारणों की वजह से मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। आज तुम्हारी मदर की अच्छाई के कारण ही मैं तुम्हें जीवन दान दे रहा हूँ, वरना मेरा मन तो तुम्हें मृत्यु दंड देने का था। लान कुरैन गुस्से में बोलते हैं, सच बात यही है, मदर चाहे शुयांग कैसा भी था, लेकिन उसकी मदर सचमुच में दिल से बुरी औरत नहीं थी। वो कई बार कुरैन से अकेले में मिलने भी आती थी। वो वांगजी की हेल्प भी करती थी। इतना ही नहीं, उन्होंने कुरैन को इनडायरेक्टली कई बार इशारे भी दिए थे, पर कुरैन उनके इशारों को सही से समझ नहीं पाए थे। ग्रैंड फॉरेन के खिलाफ तो वो बेचारी उस समय कुछ नहीं बोल सकती थी, लेकिन फिर भी वो कुरैन को समझाती थी कि उन्हें विंग और वांगजी पे ध्यान देना चाहिए। कहीं ना कहीं आज कुरैन को महसूस हो रहा है कि वो ही कहीं ना कहीं गलत थे, जो उन इशारों को भी नहीं समझ पाए। ये बोलने के बाद अब लान कुरैन मैडम लैन की तरफ देखते हैं। अब बोलते हैं, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता था। मैं जानता हूँ आप बहुत नाराज़ थे मैं चांसा सरन को के ऊपर, लेकिन अपनी नफ़रत को इस तरीके से किसी और के ऊपर निकालना, ये तो कहीं लैंड क्लैन में नहीं था। पर आप इतने साल लैंड क्लैन में रह के भी लैंड क्लैन की मेंबर नहीं बन पाई। आपके अंदर आपके गुस्सा और नफ़रत ने देखिए क्या कर दिया, एक मासूम की जान ले ली। हाँ, आपको तो यही लग रहा है ना कि आप लोगों ने सिर्फ वुशान को उस दिन उस रात में आप वांगजी से दूर किया था, लेकिन सच्चाई क्यों नहीं दिख रही आपको?
कि आपने उस दिन सिर्फ वांगजी से नहीं बल्कि उसे इस दुनिया से दूर कर दिया, उसकी जान ले ली। कहीं ना कहीं विवशान की मौत का रिस्पॉन्सिबल पूरा का पूरा लैन क्लैन है जी। और मैं खुद उस चीज़ के लिए अग्री करके अपने आप को भी पनिशमेंट दूंगा। पहले तो आपको भी 30 कोड़े पड़ेंगे वो, और उसके बाद आप भी पूरी उम्र तक आप जिंशल हाउस में नज़र बंद रहेंगे। आप उस हाउस से बाहर कहीं नहीं जा सकते। इससे पहले कुरैन और कुछ बोलते पीछे से एक आवाज़ आती है। मैं भी कुछ बोलना चाहता हूँ। जहाँ सबकी नज़र उस आवाज़ पे जाती है, ये किसी और नहीं बल्कि लांग वांगजी की आवाज़ थी। वांगजी तुरंत अपनी मदर के सामने आ गया है और अपनी मदर की आंखों में देखते हुए बोलता है, मदर, मुझे लगता था आप मेरी बात बिना बोले ही समझ जाते हैं। मैं अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने में कभी अच्छा नहीं था, लेकिन आपके सामने मुझे उस चीज़ के लिए कभी भी कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि मेरे बिना बोले ही आप मेरी हर फीलिंग को समझ जाती थी। कैसे कैसे आपको नहीं दिखा कि विंग मेरी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट था? मेरे आंखों में क्यों विंग का लिए जो प्यार था वो आपको नहीं दिखा? क्या आपको लगा था कि आप विंग को मुझसे दूर कर देंगी तो मैं खुश होऊंगा? मैंने सुना था कि आप हर मदर, आप ही के मुँह से सुना था कि हर मदर के लिए उनके बच्चों की खुशी सबसे ऊपर होती है। फिर मेरी खुशी आपने कैसे मुझसे दूर कर दी? क्या मैं आपके लिए इतना ख़राब था? क्या मेरी मदर के नज़रों में मेरी खुशी की कोई वैल्यू नहीं थी? मेरे विंग के साथ इतना सब गलत कर दिया आपने। आप मुझे वो लिक्विड पिलाती रही, मैं आप पे भरोसा करता था, इसलिए मैं वो पीता भी रहा। कहीं ना कहीं मेरे अंदर मेरे विंग के लिए जो जेलसी बढ़ती रही, जो नफ़रत बढ़ती रही, उसका कारण ये लिक्विड था। मुझे आज समझ में आया। मैं आपको अब बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और आप मेरी लाइफ की बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन थी, लेकिन आज मैं सबके बीच में बोलता हूँ कि मैं अब आपका बेटा नहीं हूँ, आप मेरी मदर नहीं हैं। लेकिन हाँ, आखिरी चीज़ जो मैं एज अ बेटा आपके लिए करना चाहता हूँ वो मैं सबके बीच में ज़रूर करूँगा। कहीं ना कहीं ये सब मेरी मदर ने मेरे लिए करा है। ये बोलने के बाद वो लान कुरैन की तरफ देखते हुए बोलता है, इन सब के पीछे मेरी मदर मेरी खुशी चाहती थी, तो कहीं ना कहीं इन सब का मेन कल्परेट मैं हूँ। मैं ही हूँ जो वी वुशान के इस दुख का कारण हूँ। मेरे साथ रहकर मेरी लाइफ में आकर ही वी वुशान को ये दर्द मिला, ये बेइज्जती मिली। मैं ही हूँ जो विंग के ऊपर भरोसा नहीं कर पाया। एज अल्फा मुझे मेरे ओमेगा पे भरोसा करना था, लेकिन मैंने अपने ओमेगा पे भरोसा नहीं किया। मैंने अपने ओमेगा को बिना उसकी बात जाने अपने से दूर कर दिया। इसी कारण मेरा ओमेगा इस दुनिया में नहीं है। तो कहीं ना कहीं मैं ही हूँ जो विंग की मौत का जिम्मेदार हूँ। इसलिए मैं खुद अपनी मदर की पनिशमेंट अपने ऊपर लूँगा। ये 30 कोड़े मुझे पड़ेंगे। एज अ लैंड क्लैन रूल, एक फैमिली मेम्बर दूसरे फैमिली मेम्बर की पनिशमेंट ले सकता है अगर वो भी उस पनिशमेंट के बीच में कहीं इन्वॉल्व था। और यहाँ तो सबका कारण ही मैं हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं ही हूँ जिसे पनिशमेंट मिलनी चाहिए। मैं ये 30 कोड़े खुद लूँगा। इतना ही नहीं, वो 30 कोड़े जो मुझे मेरे गलती पे मिलने चाहिए वो भी मैं लूँगा। वो 30 कोड़े जो मेरे ओमेगा को मैंने अपने से दूर कर दिया उसके भी मैं लूँगा। और वो 10 कोड़े जो मैंने अपने ओमेगा को बिना सच जाने अपने से इस क्लैन से बाहर निकाल दिया, मैं उसे इस क्लैन में रखकर भी उसे मौका दे सकता था, लेकिन मैंने अपने एक तरह से ड्यूटी का गलत इस्तेमाल करा, वो भी मैं लूँगा। इन शॉर्ट वांगजी ने ऐसे करते करते करीबन 100 कोड़ों से ज़्यादा अपने ऊपर कर दिए, जिससे यहाँ बैठा हर इंसान अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है। सबको पता है कि 10 कोड़े ही लोग एक बॉडी से स्किन को दूर करने के लिए काफ़ी होते हैं, और यहाँ तो कम से कम 100 कोड़ों की बात हो रही है। वांगजी मतलब जी भी पाएगा या नहीं जी पाएगा, ये भी बहुत बड़ा अचंभा होगा। इसे सब लोग एकदम शौक है। वहीं कुरैन भी घबरा के बोलते हैं, ये तुम क्या बोल रहे हो लांग वांगजी? तुम इस तरीके से खुद को पनिशमेंट नहीं दे सकते। पनिशमेंट देने का हक मेरा है, क्योंकि इस समय सैक लीडर मैं हूँ, इसलिए मैं बताऊँगा तुम्हें कितनी पनिशमेंट देनी है। इस बात पे वांगजी बोलता है, शायद आपको याद नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ। लानजिंगी ने मेरे खिलाफ अभी आपके सामने एक अपील करी थी। उसने वो सब चीज़ें जो बोली थी वो सच थी।
मैं उन सब चीज़ों का कल्प्रेट हूँ। जिंगी को याद आता है, हाँ उसने बोला था वांग जी को, जब वो उस कमरे से बाहर लेके आया था तो उसने ये चीज़ें बोली थी कि वो चाहता है कि उसके दोस्त को इंसाफ मिले। तो कहीं ना कहीं वो उस बारे में बात कर रहा है। कुरैन बोलते हैं, हाँ मुझे पता है, इसी कारण तुम्हें भी पनिशमेंट मिलेगी, लेकिन इस तरीके से 100 कोड़े तुम नहीं लोगे। जैसा पहले तुम चाहते हो वैसा ही होगा। तुम्हारी मदर के कोड़े अगर तुम लेना चाहते हो तो ले सकते हो, लेकिन उसके अलावा मैं तुम्हें सिर्फ 20 कोड़े और मारने को कहूँगा, यानी तुम्हें 50 कोड़ों से ज़्यादा सज़ा नहीं मिलेगी। जी रान कुरैन जानते हैं इतने ही कोड़े भी वांग जी की लाइफ देने के लिए काफ़ी हैं। इस बात पे वांग जी बोलते हैं, ठीक है, लेकिन आपको अच्छे से पता है किसी इंसान को अपना इलाज करवाना है या नहीं करवाना है, ये फैसला उस इंसान का होता है। मैं इन कोड़ों को लेने के बाद किसी भी हीलर को अपने आप को छूने नहीं दूंगा। कोई भी हीलर मेरी को कोई मेडिसिन नहीं लगाएगा। मैं चाहता हूँ ये जख्म मेरे शरीर पे रहें। इन जख्मों के पेन को मैं फील करना चाहता हूँ, इसलिए आपको मेरी ये बात माननी पड़ेगी, वरना मैं 100 कोड़ों से नीचे बिल्कुल नहीं मानूंगा। कहीं ना कहीं ये बात वांग जी की जिद और अड़ियलपना देखकर तुरंत कुछ नहीं बोल पाते हैं, और जैसा वांग जी चाहता था वैसे ही होता है। वहीं मैडम लैन कई बार वांग जी को और कुरैन को रोकने की कोशिश करती हैं। जब वांग जी को पनिशमेंट मिल रही थी तब भी वो बार बार आगे आके कुरैन के आगे रिक्वेस्ट करने लगती हैं कि गलती उनकी है, उन्हें सज़ा दे, उनके बेटे को ना दे। लेकिन कहीं ना कहीं वांग जी की वो लास्ट बात कि वो उन्हें अपनी माँ नहीं मानता, और अब वो अब नहीं, मतलब एक तरीके से उनसे हमेशा के लिए दूर हो चुका है। ये चीज़ भी मैडम लैन को परेशान कर रही है। मैडम लैन रो रही हैं, चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं, सबके बीच में वांग जी से रिक्वेस्ट कर रही हैं वो ऐसा ना करे, वो उन्हीं का बेटा है और उनके लिए ऐसा ना करे। लेकिन वांग जी उनकी कोई बात नहीं सुनना। लगातार वांग जी के कोड़े पे कोड़े पड़ रहे हैं। पहले कोई और होता, जैसे शुयांग को 30 पड़े तो उसका ये हाल हो गया है कि उसे हॉस्पिटल, मतलब एक तरीके से स्ट्रेचर पे लेके गए हैं। उसकी हालत बहुत बुरी हो गई है, शायद वो सर्वाइव कर जाए, बहुत बड़ी बात है। हर एक कोड़े के बाद वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था, उसके मुंह से चीखें निकल रही थी। लेकिन वांग जी के मुंह से कोई चीखें नहीं निकल रही है। उसे लगातार अब 50 कोड़े पड़ने वाले हैं। उसकी बॉडी पे, उसकी पूरी पीठ पे एक भी स्किन नहीं बची है। उसकी स्किन पूरी तरह से दूर हो चुकी है। उसकी पीठ पे निशान पड़े हुए हैं, उन कोड़ों के निशान जो उसे अभी पड़े हैं। उसके मुंह से खून बह रहा है, उसके हाथ, उसके मतलब उसका शरीर पूरी तरह से पील पड़ गया है। कहीं ना कहीं उसकी ये हालत देख के यहाँ हर कोई बहुत ज़्यादा परेशान है। वांग जी अपने आप को इतनी बुरी तरह से पनिश कर रहा है, ये देखकर सबका दिल दहल रहा है। वहीं जंगी को भी अब कहीं ना कहीं वांग जी पे थोड़ा तरस सा आ जाता है, लेकिन वो सब जानते हैं कि वांग जी अब अपने आप को जो पनिशमेंट दे रहा है उससे वो खुद को नहीं रोक सकते हैं। कहीं ना कहीं वांग जी भी जिंगी की उस बात को दिल पे लगा चुका है कि मौत से मतलब एक आसान रास्ता होगा पनिशमेंट का। उसे तो ये पेन फील करना चाहिए जो विंग ने फील किया है, इसलिए वो ये पेन फील कर रहा है। इसी कारण उसने खुद को मेडिसिन लगाने से बिल्कुल मना कर दिया। वो इन जख्मों के दर्द को रोज़ महसूस करना चाहता है, इस पेन को रोज़ महसूस करना चाहता है जो उसके विंग को भी हुआ होगा। यही सोच के वो अब ये जख्म, मतलब ये कोड़े ले रहा है, या अभी उसे वो विंग के पेन यह महसूस हुआ, अभी उसे वो विंग के अनईजीनेस से महसूस हुई। इस फैन फिक्शन में वांग जी को विंग ने भी मार्क किया है, तो ये दोनों एक दूसरे से बॉन्डेड है। विंग को अभी वो बॉन्ड इसलिए फील नहीं हो रहा क्योंकि वो एक प्रेग्नेंट ओमेगा है। प्रेग्नेंट ओमेगा को इस तरह के बॉन्ड में ये वाला पेन फील नहीं होता, क्योंकि वो अपने बच्चों के साथ इस समय ज़्यादा बॉन्डेड फील करते हैं। लेकिन एक अल्फ़ा को पूरा फील होता है, अपने ओमेगा का पेन, अपने ओमेगा की अनईजीनेस, हर चीज़ फील होती है। कहीं ना कहीं वांग जी को विंग की हर एक फीलिंग इस समय फील होती है। उसे अभी भी फील हो रहा है कि विंग कहीं मतलब अभी भी जिंदा है। उसका दिल अब जो ये अनईजीनेस फील कर रहा है, क्योंकि उसे पता ही वो तो ये चीज़ अभी फील नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका ओमेगा ये चीज़ फील कर रहा होगा। इसलिए वो बेहोश होने से पहले उसके चेहरे पे वो बड़ी सी स्माइल आ जाती है कि उसका विंग जिंदा है, इस चीज़ की स्माइल आ जाती है। वहीं कुछ लोग इस स्माइल को समझ नहीं पा रहे हैं, तो कुछ लोग सोच रहे हैं कि शायद उसने अपने आप को पनिश कर दिया,
तो कहीं ना कहीं उसका गिल्ट खत्म हुआ है, उस चीज़ की स्माइल है, वो यही सोच रहे हैं। लेकिन वांग जी जब बेहोश हो जाता है तो उसे हीलर में ले जाया जाता है, उसे दे चेक करा जाता है, तो यही पता चलता है कि उसकी बॉडी में खून की बहुत कमी है। इसी कारण ये सब हुआ है। उसकी गोल्डन कोर बहुत स्ट्रांग थी, इसलिए वो सरवाइव भी कर पाया। कोई और होता तो अब तक वो मर भी जाता। वहीं वांग जी की डिसीजन के अकॉर्डिंग अपनी बात से लैंड क्लैन वाले मुकर नहीं सकते, इसलिए हीलर उसकी पीठ को तो एक तरीके से दवाई नहीं लगा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके थोड़े से जख्म को साफ किया जाता है। उसके खून जो उसकी पूरी बॉडी पे है उसे क्लीन किया जाता है। लगातार उसमें से ब्लड आ रहा है, लेकिन उस कोई कुछ नहीं कर पा रहा है वांग जी की उस डिसीजन के कारण। वहीं मैडम लैन वांग जी के पास भी नहीं जा सकती, उसे छू भी नहीं सकती। उसके पास जाने का हक कहीं ना कहीं वांग जी ने खुद ही ख़त्म कर दिया है। ऊपर से वो नज़रबंद वाली सज़ा तो अभी तक उन पे है, तो उन्हें वहाँ से पनिशमेंट हॉल से सीधा जिंशल हाउस ही ले जाया जाता है। मैडम लैन आप अपने रूम में बैठ के ज़ोर ज़ोर से चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं, रो रही हैं, अब वांग जी कर रही हैं। मेरा वांग जी करिए, गंजा के पास जाना है, चिल्ला रही हैं, लेकिन कोई उनकी बात नहीं सुन रहा है। उन्हें याद है वो नफरत जो उनके बेटे की आंखों में थी। सही कहा था वांग जी ने, उसकी फीलिंग्स को, उसके अंदर की चीज़ों को उसकी माँ ही थी जो सबसे ज़्यादा समझ सकती थी। शायद उसकी माँ ने ही अभी महसूस कर लिया जो वांग जी ने उनके लिए नफरत फील करनी शुरू करी है। अपने उस बेटे की आंखों में, जिनमें हमेशा उन्होंने अपने लिए प्यार रिस्पेक्ट देखा है, उन आंखों में नफरत देखकर मैडम लैन को तो सबसे बड़ी पनिशमेंट मिली है। वांग जी की ये बात जो वांग जी ने उन्हें बोली वो किस तरीके से उनके दिल पे लगी है वो ही जानती है। ऊपर से वांग जी का उनके कोड़े खुद ही ले लेना और ज़्यादा पेनफुल रहा। उनके मन में और ज़्यादा गिल्ट बढ़ा गया। किसी इंसान को पनिशमेंट देने का सबसे अच्छा तरीका यही है, उसे अंदर से जितना हो सके उतना नीचे एक तरह से गिल्टी महसूस करवाओ उसने कितनी गलती करी है। अगर वो चीज़ महसूस करवा सकते हो तो सचमुच में तुम सक्सेसफुल हो जाते हो इस इंसान को उसकी गलती की सज़ा दिलवाने के लिए। यहाँ तो मैडम लैन को एक और ही गिल्ट हो गया। एक मदर के लिए खुद पनिशमेंट लेना आसान होता है, पर अपने बच्चे को दर्द में देखना ज़्यादा दुख वाला हाल होता है। मैडम लैन को शायद खुद कोड़े पड़ते तो सिर्फ दर्द ही होता, लेकिन अब तो वांग जी को उनके लिए कोड़े लेते देखना, अपने बेटे को इतने पेन में देखना और ज़्यादा पेनफुल एक्सपीरियंस था। कहीं ना कहीं मैडम लैन को सही पनिशमेंट दी वांग जी ने। अब वांग जी से दी हुई वो पनिशमेंट मैडम लैन को और ज़्यादा दुख ले रही है। क्या सचमुच में वो यही चाहती थी? वो अपनी फैमिली को इस हालत में लाना चाहती थी, अपने बेटे को ऐसे दर्द में तड़पते हुए मरते हुए देखना चाहती थी? क्या सचमुच में उनकी नफरत इतनी बढ़ गई कि उन्हें अब सचमुच में वांग जी की आंखों में विंग के लिए वो प्यार ही नहीं दिखा? क्या हो गया था उन्हें? क्या नफरत की पट्टी इतनी गहरी उनकी आंखों पे बंध गई थी कि अपने बच्चे की खुशी हंसी सब कुछ छीन लिया उन्होंने? यही चीज़ें अब मैडम लैन को बिल्कुल बुरे हाल में कर देती है। मैडम लैन कमरे में बैठे बस रोने, चीखने, चिल्लाने और दर्द में रहने के अलावा कुछ और नहीं कर पा रही हैं। वहीं विंग की हालत जो उसे अनईजी सा हुआ था, उसके बाद शिचैन तुरंत उसे हीलर को चेक कराते हैं। हीलर बताते हैं कि ये किसी चीज़ से बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं, इन्हें स्ट्रेस नहीं लेना है। कहीं ना कहीं लान शिचैन को लगता है उन्हें आज स्ट्रेस में देखकर विंग की ये हालत हुई है, इसलिए वो बड़े प्यार से आज विंग के पास ही रात में रहते हैं। आज वांग शिचैन के पास पूरी रात विंग का ध्यान रख रहे हैं। अपने शिचैन के साथ रह के विंग को अच्छा भी लग रहा है। ये थोड़ी सी सैंडलवुड के साथ मिक्स स्मेल जो आके शिचैन के पास से आती है वो विंग को कंफर्टेबल तो फील करवाती है। कुछ भी कहो, कहीं ना कहीं शिचैन का प्यार विंग को अच्छा लगता है। क्या कारण है वो नहीं जानता, पर शिचैन कि ये केयर, ये प्यार उन्हें कहीं ना कहीं उसे कहीं ना कहीं वांग जी की याद दिलाती है। सिचैनगा का ये चेहरा जो वांग जी से मिलता है, कहीं ना कहीं विंग को वांग जी के जो उसके मन में वांग जी के लिए प्यार है वो भी एक कारण है कि कहीं ना कहीं सिचैनगा के साथ उसे अच्छा भी लगता है। वो जानता है वो जो सोच है वो गलत है। वांग जी अब किसी और का अल्फा है, वांग जी उसका नहीं है। लेकिन शायद ये प्रेगनेंसी के हार्मोन्स है या ये कारण है कि वो बेबी जो इस समय वांग जी मतलब विंग के पेट में है वो वांग जी का है। यही कारण है कि अब तक वो वांग जी के लिए फील करता है। अब तक वांग जी के लिए उसके मन में इतनी फीलिंग है, वो यही सोच के कुछ शिचैनगा की गोदी में सर रखे ही सो जाता है।
वहीं से चैन का जब देखते हैं कि विंग सो गया, बड़े प्यार से उसे बेड पे लेटा के उसके पास आज रेस्ट करने की सोचते हैं। नीमिंजे को भी शिचैन का इस तरीके से विंग का केयर करना और प्यार करना शिचैन का पे और प्यार दिलाता है, इसलिए वो भी कई बार मतलब जब विंग सो रहा होता है तो वहीं शिचैन के पास आकर उन्हें प्यार करते हैं, उन्हें केयर करते हैं, उनके साथ थोड़ा सा लवी डवी होते हैं। कभी कभी विंग ये चीज़ सुनकर भी इग्नोर कर देता है, उसे अच्छा लगता है इन दोनों को साथ में देखकर। धीरे धीरे सिचुएशन बदल रही है। आज करीबन 1 महीना और हो गया है। आज विंग पूरे 5th मंथ प्रेग्नेंट हो चुका है। आज विंग की टमी अब काफ़ी हद तक विजिबल हो रही है। वैसे तो विंग की टमी पहले ही विजिबल कम होती थी क्योंकि वो बहुत कमज़ोर सा था, लेकिन अब वो जब खा पी के चबी चबी सा हो गया है तो उसकी वो टमी और ज़्यादा विजिबल होती है, या ये कह दीजिए उसकी चबी चबी उसका बेबी भी उसके साथ चबी चबी हो रहा है क्योंकि उसका टमी तो काफ़ी ज़्यादा विजिबल हो रहा है। अब विंग और क्यूट सा बबली सा प्यारा सा बच्चा लगता है। वैसे तो शिचैनगा को लगता है कि 18 ईयर की कम एज में ये बच्चा प्रेग्नेंट है, बिल्कुल अकेला है, कोई इसके साथ नहीं है, तो शिचैनगा और ज़्यादा इसके लिए वरी होते हैं, लेकिन वो खुश है कि वो उनके पास है। वहीं विंग अब अपनी पुराने वाले फॉर्म में भी आ गया। वो थोड़ा बहुत हंसता भी है, मजाक भी करता है, नीमिंजे को मतलब जिन्हें वो दगा बोलता है उन्हें छेड़ता भी है शिचैनगा के नाम से। न्यूसेन और विंग तो बेस्ट फ्रेंड बन गए और न्यूसेन को बहुत मज़ा आता है जब विंग उसके दगा को ऐसे मतलब उनकी लेग पुलिंग करता है या छेड़ता है, क्योंकि उसने कभी इतनी हिम्मत तो कभी खुद से दिखाई नहीं, तो विंग का ये सब करना उसे बहुत मज़े वाली फील दिलाता है। वहीं शिचैनगा को भी ये क्यूट सा प्यारा सा बनी या ये कह दीजिए ओमेगा जो हमेशा हंसते ही मजाक करने वाला, सबके साथ रहने वाला बहुत अच्छा लगता है। उसे मन में पता कई बार आता है कि कौन होंगे वो फैमिली जितने इतने प्यारे से इतने मासूम से इंसान को अपने से दूर कर दिया। कितना प्यार भरा हुआ है विंग के अंदर। वो तो कभी किसी के साथ गलत होता हुआ देख ही नहीं पाता है, खुद के साथ इतना गलत होने के बावजूद भी हमेशा मुस्कुराता रहता है। उसके साथ इतना गलत हुआ पर उसके मन में किसी के लिए कोई नफरत नहीं है, वो कभी भी किसी के लिए कुछ गलत बोलता नहीं है, वरना उसकी जगह कोई और होता तो बैठ के हमेशा बुराइयां करता रहता, कोसता रहता और उस फैमिली को, लेकिन वो कभी भी कुछ नहीं बोलता, कभी उन लोगों के बारे में कोई डिस्कशन भी नहीं करता, गलत या अच्छा कुछ बताता ही नहीं। कहीं ना कहीं शिचैनगा को उस फैमिली पे बहुत गुस्सा भी आता है और उनके ऊपर दुख भी होता है कि कितने बेवकूफ़ थे वो, कितनी बेकार थी उनकी किस्मत, कितने अच्छे इतने प्यारे से इंसान को अपनी लाइफ में लाने के बावजूद भी उन्होंने खुद बाहर निकाल दिया बिना ये जाने कि वो कोई और नहीं बल्कि उसकी फैमिली है। वहीं आजकल तो नीमिंजे एक नई ही प्रोसेस में लग रहे हैं, उन्हें जल्द से जल्द न्यू हुसैन की शादी करवानी है। न्यू हुसैन बहुत बदमाश है, वो आजकल कहीं किसी और अल्फा से छुप छुप के मिल रहा है, इसलिए उन्हें लग रहा है कि इससे पहले वो किसी बेवकूफ़ अल्फा से शादी कर ले, क्योंकि उनके हिसाब से उनके भाई के पास तो 0 IQ है, उसे तो बिल्कुल अकल ही नहीं है, कहीं वो कुछ गलती ही कर देगा। इसी कारण वो इधर उधर के क्लैन में अपने भाई के लिए एक अच्छा अल्फा ढूंढ रहा है और उनकी वो सर्च आके ख़त्म होती है जिन क्लैन में, जी हाँ, जिन क्लैन के सेक्ट लीडर का फर्स्ट हायर या ये हायर जिलिंग से, जिलिंग एक अच्छा अल्फा है और जिन क्लैन का जो अब नया सेक्ट लीडर है यानी जिन जिशान और उनकी वाइफ या मैडम जिन यानी जियान यानली, उनके बारे में भी उन्होंने काफ़ी पॉजिटिव सुना है। यही सोच के वो एक अपने मतलब भाई के लिए एक लेटर भेज देते हैं, मैरिज प्रपोजल जिलिंग के लिए। वहीं जियानली जो अब पहले नहीं चाहती थी कि जिलिंग की शादी किसी और क्लैन में हो बल्कि लैन क्लैन में ही शिजोई से करवाना चाहती थी, लेकिन अब विंग की डेथ के बाद, विंग के बाद साथ जो हुआ उसके बाद अब वो लैन क्लैन से इतनी नफरत कर रहे हैं कि वो जिलिंग की शादी शिजोई से नहीं करवाएंगी। और आज का पार्ट यहीं रुकता है। अब मैं बहुत फंबल करने लगी हूँ और मुझसे बोला भी नहीं जा रहा है, तो पार्ट यहीं रोकते हैं। वैसे तो ये पार्ट आधे में ही मैंने छोड़ा है, पर कल मैं फिर से एक बड़ी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। होप सो आपको ये पार्ट अच्छा लगे, होप सो आपको मेरे फैन फिक्शन अच्छे लग रहे हो। अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे सपोर्ट ज़रूर दिखाइएगा। बाय, थैंक यू।